पूरा देश आज क्रिकेट के खुमार में डूबा हुआ है और जहां जहां क्रिकेट मैच को लेकर दीवानगी है, क्रेज है, दुनिया क्रिकेट देख रही है। और उसी बीच सबसे बड़ी जो खबर है, अहमदाबाद के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से सबसे बड़ी खबर है। ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के समर्थन में किस तरह से एक जो दर्शक है, एक जो क्रिकेट का फैन है, वो विराट कोहली के पास तक पहुंच गया। कौन है ये फैन, कहां से आया था ये फैन, और इजराइल के नाइंसाफ़ी के खिलाफ कैसे इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, ये आपको बताएंगे आपको नरेंद्र मोदी को लेकर क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। जहां मनु मीडिया तारीफे में कसीदे कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि टनल में 41 जिंदगी फंसी है और आप मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, अहमदाबाद में एक दिन के होटल का किराया 1,90,000 से लेकर 1,88,000 है। जिस देश में 5 किलो राशन पर 80 लोग का गुजारा है, उसी देश में इस देश का 10% लोग मजे ले रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मैं आपको बता दूं, पहले उस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था, लेकिन अब उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके बाद वो नाम पलट दिया गया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, 4 विकेट भले भारत के गिर चुके हों, सस्ते में श्रेयस अय्यर आउट हो गए, 47 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए हैं, हाफ सेंचुरी लगाकर विराट कोहली आउट हो गए हैं, वहीं शुभमन गिल भी सस्ते में निपट गए। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, इन तस्वीरों को बयां कर रही है। सोचिए, जिस तरह से निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, एक दर्शक सरेआम फिलिस्तीन का झंडा लगाकर, उसके टी शर्ट पर फिलिस्तीन लिखा था, वो सीधे सीधे स्टेडियम में चला गया। विराट कोहली से उसने हाथ मिलाया और कुछ उसके कान में कहा। सोचिए, लगभग 1.5 लाख लोग, तो 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग स्टेडियम में है और पूरी दुनिया जहां जहां ये क्रिकेट देखा जा रहा था, और 5 करोड़ लोग उसको लाइव टीवी पर देख रहे हैं, खाली हॉटस्टार पर। मतलब करोड़ों लोग देख रहे थे और वहां इस शख्स ने इंसानियत की आवाज़ बुलंद की, मानवता की आवाज़ बुलंद की और फिलिस्तीन के समर्थन में वो क्रिकेट मैच में चला गया। कौन है ये शख्स, कहां से आया है शख्स, इसके साथ फिर क्या हुआ, ये सारा डिटेल बताएंगे, आप इंतजार कीजिए इस वीडियो में। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, 41 जिंदगी टनल में फंसी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं, बाकी दिन वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि 8 दिन बाद 41 जिंदगी का जिम्मेदार कौन है, और ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। वहीं आर्टिकल 19, जिसके संपादक हैं नवीन कुमार, बहुजन समाज के बड़े पत्रकार हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार जो है वो मनु मीडिया है। वहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही कास्ट के लोग हैं, एक ही रिलीजियस टेम्परामेंट के लोग हैं, जबकि सोशल मीडिया पर डाइवर्सिटी है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सवर्ण, सबको बराबर मौका है, यहाँ तक कि मनु मीडिया भी है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको वो तमाम खबरें दिखाई जाए जो डाइवर्स है, सोशल मीडिया पर है। तो सोचिए, आज सोशल मीडिया पर नवीन कुमार का स्टैंड है कि आखिर टनल में फंसे लोगों को कौन बचाएगा, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद लुत्फ ले रहे हैं मैच का। वहीं बहुत सारे लोग इस तरह की टिप्पणी भी करें। मैं इस तरह की टिप्पणी पर भरोसा नहीं करता हूं, मेरी निजी राय है। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो किसी के बद्दुआ की बात हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पनौती हैं, भारत का शुरुआती झटके लगे हैं। मैं इस तरह की बातों के पक्ष में नहीं हूं। ये सब कुछ आपको अंधविश्वास की तरफ धकेलता है। प्रधानमंत्री हैं, बड़ा ओकेजन है, वो हैं स्टेडियम में मौजूद, काम को लेकर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो सोचिए, सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है और सरदार पटेल स्टेडियम में मैच हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वो शख्स कौन है जो इस स्टेडियम में पहुंचा था और फिलिस्तीन को लेकर किस तरह से सॉलिडारिटी दिखाई है। वो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये खबर है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर तैर रहा है। आपको पता है भारत में एक दिन के होटल का किराया कितना हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, वही बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद सोचिए, भारतीय समाज में ऊपर के 10% समाज के बीच सोबाजी की जो होड़ है वह दुनिया के अव्वल देशों से भी अधिक है। यकीन नहीं होता कि इसी देश में 82 करोड़ लोग जिंदा रहने के लिए मुफ्त सरकारी राशन के भरोसे हैं। शीतलपी सिंह ने ट्वीट किया है। संलग्न चित्र, अहमदाबाद के विश्व कप फाइनल के चलते होटलों के टैरिफ आसमान छू रहे हैं। रेडिसन ब्लू अहमदाबाद में 1,92,000 किराया है 2 नाइट का,
और कंट्री यार्ड मैरियट में अहमदाबाद में 1,88,000 है 2 रात का। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दूं, सोचिए 2013 से 2024 के बीच रेल टिकट का किराया देखिए, जहां 2013 में 2935 रुपये था कोलकाता से दिल्ली का, वहीं अब 5100 रुपये है। 1805 था सेकेंड एसी का, वो 3800 है। 993 रुपये था थर्ड एसी का, वो 2700 रुपये है। और 390 था स्लीपर का, वो 850 रुपये है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इसी को लेकर लोग सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसी तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सवाल है कि ये कौन लोग हैं। सरदार पटेल स्टेडियम में वहीं शुरुआती झटके लगे हैं, भारत को 4 विकेट गिर चुके हैं। आपको बता दें 47 रन पर रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, श्रेयस अय्यर सस्ते में निपट गए, शुभमन गिल सस्ते में निपट गए हैं, विराट कोहली भी हाफ सेंचुरी बना के निपट गए हैं। और तो उसको लेकर लगातार लोग कह रहे हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री मैच देखने गए हैं तो इसलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वही बात मैं डाइवर्सिटी की करूंगा। सोचिए तमाम जो आरक्षण विरोधी जो मनुवादी हैं वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम इसलिए बाहर हो गई क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अभी 5-7 साल पहले रिजर्वेशन लागू हुआ है, इससे पहले टीम में रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई और इसी को लेकर आरपी विशाल ने एक बढ़िया पोस्ट लिखा है। डॉन ब्रेडमैन वह व्हाइट मतलब उजले श्वेत प्लेयर थे, व्हाइट क्रिकेटर थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक्स के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी। सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम का वीडियो एक मित्र ने भेजा, फिर एहसास हुआ कि सुधीर एक जहरीला संपादक और घृणित व्यक्ति तो है ही, लेकिन उसमें ऐतिहासिक और सामाजिक ज्ञान की कमी है। आज तक चैनल पर श्वेता तिवारी ने बहुत पहले डिबेट की थी और उससे जो स्पष्ट विचार था वह अमूमन हर उस जातिवादी सवर्ण का होता है जो अपनी भड़ास किसी अन्य तरीके से निकालते हैं। और इसी कड़ी में उसी चैनल पर सुधीर चौधरी ने दक्षिण अफ्रीका को आधार बनाकर जो ज्ञान उड़ेला उस पर सबको हंसना चाहिए। पहले यह समझे कि दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी 5 करोड़ के आसपास है, जिसमें आधिकारिक तौर पर गोरे लोग 9% बताए जाते हैं, जबकि वास्तविक 3 से 4% लोग की संभावनाएं व्यक्त की जाती है। बावजूद इसके प्रत्येक संसाधनों पर गोरों का कब्जा रहा है, जबकि वे यहाँ के मूल निवासी भी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अधिकार के लिए। 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर जॉर्ज डॉन ब्रेडमैन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे और उन्होंने देखा कि अफ्रीकी टीम में एक भी खिलाड़ी ब्लैक कम्युनिटी से नहीं रहे, जबकि 90% से ऊपर आबादी उनकी है। उसी दौरान साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सीरीज होने वाली थी। इसी सीरीज के सिलसिले में डॉन ब्रेडमैन साउथ अफ्रीका गए थे। डॉन ब्रेडमैन ने अफ्रीका के प्रधानमंत्री जॉन वोस्टर के समक्ष रंगभेद का मुद्दा उठाया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम में असहयोग क्यों नहीं है, क्यों असहयोगियों को अपने देश से खेलने से रोका जाता है, उन्हें मौका नहीं दिया जाता। दक्षिण अफ्रीका का प्रधानमंत्री ब्रेडमैन को गोरा होने की वजह से अपना ही मानकर चल रहा था। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि इन असहयोगियों के पास कम दिमाग होता है, क्रिकेट की बारीकियों पेच समझना उनके लिए टेढ़ी खीर है। ब्रेडमैन ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या आपने कभी गैरी सोबर्स का नाम सुना है। ब्रेडमैन ने उस गैरी सोबर्स का हवाला दिया जो उस वक्त वेस्टइंडीज की तरफ से खेलते थे, एक ऐसा अश्वेत क्रिकेटर जो क्रिकेट जगत में एक आक्रामक बैटिंग, प्रतिभाशाली बॉलिंग और परफेक्ट बिल्डिंग के लिए मशहूर थे। वेस्टइंडीज टीम में उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड कप जीता, वो भी लगातार 2 बार। ऐसे सवाल जवाब के साथ ही उस मीटिंग में तनाव बढ़ गया। ब्रेडमैन जब बाहर निकले तो पहले इंग्लैंड गए और फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया लौट आए। आते ही ब्रेडमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान किया, हम दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तब तक जब तक कि उस देश में बिना रंगभेद की टीम का गठन नहीं हो जाता। और 1970 में आईसीसी ने साउथ अफ्रीका टीम में प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि 1961 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में सभी प्रकार के वर्ण, नस्लभेद एवं रंगभेद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया। अफ्रीका में इसलिए हलचल शुरू हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित सभी देशों ने अपने देश के शोषित वर्ग की मदद करने, उन्हें समाज के मुख्यधारा में स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी फैसले के तहत इन शोषितों और वंचितों को उठाने के लिए अलग देशों ने अपने तरीके से आरक्षण लागू किया। नेल्सन मंडेला के विचारों को इन्हीं आवाजों से बल मिला और इसी लड़ाई हेतु उन्हें 40 वर्ष जेल में बिताने पड़े तथा इन्हीं संघर्षों से वो आगे चलकर साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बन सके थे। इसलिए सुधीर चौधरी की बातों में मत आइए, आरक्षण प्रतिनिधित्व की व्यवस्था केवल क्रिकेट में नहीं बल्कि रग्बी, फुटबॉल, टेनिस, सिनेमा, राजनीति, शिक्षा हर क्षेत्र में है। बाहरी देशों में आरक्षण को कहीं रिजर्वेशन, कहीं टारगेट, कहीं रिप्रेजेंटेशन तो कहीं अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब सब समाज के वर्ण तथा नस्लभेद, रंगभेद के शिकार लोगों के लिए सामाजिक समता का प्रावधान है। दुनिया के निम्नलिखित देशों में भारत के अलावा अन्य देशों ने भी आरक्षण दिया है, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 5% दलित है, लेकिन उन्हें ईमानदारी से 6% आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण के कारण दक्षिण अफ्रीका की टीम में 6 अश्वेत खिलाड़ी का चयन जरूरी होता है। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के तहत अश्वेतों को आरक्षण मिला हुआ है। वहाँ की फिल्मों में
अश्वेत कलाकारों का आरक्षण निर्धारित है। वहाँ कोई पिक्चर भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्वेत काले ना हो। अमेरिका ने तो आज से 155 साल पहले 4 मार्च 1861 को अब्राहम लिंकन, जो कि खुद मोची जाति के थे, अपना राष्ट्रपति बनाया था। तो ब्राज़ील में भी है, कनाडा में भी है, चीन में है, फिनलैंड में है, जर्मनी में, इजराइल में, जापान में, मैसेडोनिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका तमिल क्रिश्चियन लोगों के लिए अलग नियम है, स्वीडन, और अंत तब दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की तो है, उसमें कोटा सिस्टम है। तो सोचिए किस तरह से ये जो भारत के मनुवादी हैं, जब ये अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं तो एशिया डाइवर्सिटी के नाम पर, जो एशिया के नाम पर रिजर्वेशन है, उसका फायदा उठाते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्रिकेट के बहाने ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, जो बहुत जरूरी है। तो सोचिए, श्वेता सिंह हो या सुधीर चौधरी हो, आज तक मनुवादी चैनल है, बहुजन समाज को इसका खिलाफ करना चाहिए। और आज के क्रिकेट मैच की सबसे जो शानदार बात है वो है कि फिलिस्तीन के लिए किस तरह से एक दर्शक मैदान में गया, विराट कोहली से मिला, और पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है। उस शख्स का भी पता नहीं चल पाया है कहाँ के थे, क्या हुआ है, सुरक्षा कर्मी उनको ले गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि भारत पहले से ही अब फिलिस्तीन के साथ है, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग कर चुका है। और सोचिए, इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है और अत्याचार के खिलाफ लोग अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डालने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे नहीं पता उस युवक का क्या होगा, क्या उस पर कार्रवाई होगी या क्या उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उसने अपने इंसान होने का, जिंदा होने का सबूत दिया है और पूरी दुनिया को बताया है कि फिलिस्तीन के साथ किस तरह की बर्बरता हो रही है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।